खैर, सबसे पहले नई दिल्ली और रंजना कुमारी मैम के पास जा रहा हूं। रंजना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रंजना मैम, सुना आप बड़े लकी हो आईपीओस के मामले में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लग गया था क्या? यस सर। अरे गजब है। एक लॉट आया था? हाँ, एक लॉट आया था, फिर खरीद भी लिए सर 50, फिर थोड़ा और खरीद लिए तो खुलने के बाद खरीदे थे? किस भाव पे खरीदे? और 150 सर। कितना हो गया था फिर टोटल? फिर भी उसको बेच लिए सर, ज्यादा नहीं खरीदे, 60 खरीदे थे सर। अच्छा, जो खरीदे थे वो ट्रेडिंग वाले बेच दिए थे, वो लॉट जो मिला वो रखा रहा आपने, ऐसा? हाँ हाँ, लॉट रखा है। अब सवाल क्या है मैम? सर सवाल नेस्ले का है सर, 80 शेयर। कब से इतना ही था, लेकिन आजकल तो देखने में बढ़ रहा है। बजाज हाउसिंग पे सवाल नहीं है क्या? बजाज हाउसिंग भी है सर, उसमें क्या है सर, उसको रखे या क्या करें वहीं। जो आईपीओ के समय मिला हुआ है, आईपीओ मतलब हाँ 70 रुपए पे जो मिला हुआ है हाँ इशू सर। प्राइस पे। हाँ लिया क्यों था? सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया था कि सोचा था बढ़िया पेडिग्री है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी प्रमोटर है, लंबा रखूंगी, क्या सोच के लिया था? सर, यही लॉन्ग टर्म की। तो फिर आपके भाव तो बहुत बढ़िया है, 70 रुपए का, क्या घबराना। फिर भी राजेश सर, क्या करना चाहिए जिनको लगा हुआ था आईपीओ में, वो लोग क्या करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी महिला मित्रगण जो पैनल में है, सबको नमस्कार। एक बड़ा ही अ, अच्छा सवाल है जो पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार फेस कर रहा हूँ, न केवल मीडिया में बल्कि इंडिविजुअली। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी बड़ी शानदार है, अगर आप देखेंगे तो लोन बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में मात्र 6 साल में इसने जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई वो काबिले तारीफ है। फिर वो चाहे लोन ग्रोथ को लेकर के हो, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर हो, 39% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने 6 साल में दिखाई है। 94,000 करोड़ के आसपास का AUM है और अच्छी तरीके से बढ़त बना रहे हैं। आज दूसरे पायदान पे इंडस्ट्री में खड़ी है। लेकिन जब वैल्यूएशन की तरफ नजर डाले ना, तो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे और 31 टाइम पी पे तो ये इशू आया था 70 रुपए में, और आज की डेट में तो वैल्यूएशन कहीं के कहीं चले गए हैं। जबकि दूसरी कंपनियां इसी सेक्टर की या दिग्गज कंपनियां कह लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी भी 10 की पी पे और एक 1 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस खराब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो गए हैं। इस सेक्टर में किसी को रहना हो तो इस वक्त LIC हाउसिंग अच्छा है। अगर ये 100-120 के रेंज में आता है तो वहां पे ये खरीदारी बनती है। इस वक्त मैं इन्हें पूरा नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूं। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब एक लॉट में जो लगा था उसमें आधा निकाल देंगे, ऐसा? जी बिल्कुल, 210 शेयर इनके आए थे शायद। हाँ, अब 210। मेरे हिसाब से 100 शेयर इन्हें बेच लेने चाहिए, तो उससे क्या होगा कि इनकी जो बाकी की जो स्टॉक बच जाएंगे वो ऑलमोस्ट फ्री के ही फ्री हो हो जाए। जाएंगे, तो उसको वो कैरी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। जबलपुर से सोनिया गुप्ता जी जुड़ती हुई, और सोनिया मैम भी लक्की लॉट में से ही हैं शायद, क्योंकि इनके पास पीएन गार्डगिल लग गया था। सोनिया मैम, आईपीओ में सब्सक्राइब करा था तो मिल गया या खुलने के बाद लिया आपने? मेरे को सोनिया मैम? आईपीओ में, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। पीएन गार्डगिल मुझे सर आईपीओ में मिला है। उसके अलावा मैंने और एक्स्ट्रा कुछ उसके 15 स्टॉक्स और मैंने ऐड किए थे उसमें, तो उसकी एवरेजिंग होकर 798.60 हुआ था। और मैंने आईपीओ का जो लॉट था उसमें 30 स्टॉक मैंने सेल किए कल। पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स। सर तो क्या अभी मुझे क्या करना चाहिए? पीएन गार्डगिल मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? 480 के भाव पे आया। ये 798 क्यों दिखा रहा है एक्विजिशन प्राइस? ये वाले आईपीओ वाले सारे बेच दिए, ऐसा कह रहे हो आप? जी सर। और बाकी रख लिए जो एडिशनल खरीद लिए थे, ऊपर खरीद लिए ये 800 के भाव एवरेजिंग पे। होने के बाद, हाँ, एवरेजिंग होने के बाद 798 के रेट से आ रहा है मेरे में पास। बहुत ऊपर ले लिए, ठीक है। लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन आपने माल ऊपर ले लिया। अब राजेश सर, करना क्या है? पीएन गार्डगिल ठीक है, लिस्टिंग के समय इसके रीजनल प्लेयर्स के सामने इसने टेबल पे कुछ छोड़ा था, पर लिस्टिंग तो गजब की हो गई। अब वो तो दिख नहीं रहा कि कुछ छोटा हुआ टेबल पे। अब क्या करें? हम तो 800 का माल रह गया हमारे पास। देखिए, ज्वेलरी सेक्टर एज ए होल जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो अच्छे कर रहे हैं।
लोगों की धारणाएं बदली हैं क्वालिटी को लेकर के, जीएसटी वगैरह आने के बाद, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद। लेकिन जहां तक पीएन गाडगिल की बात है, आपने ठीक कहा, रीजनल प्लेयर है। महाराष्ट्र और गोवा 2 सेक्टर्स में है और 1 स्टोर इनके कैलिफोर्निया में भी है, और 12 नए स्टोर जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ये पैसे उठाए हैं। लेकिन वैल्यूएशन मुझे यहाँ भी थोड़े स्ट्रेच नजर आते हैं। उछाल पे बिक्री कर दे, बेटर होगा। इससे बेटर प्लेयर इस सेक्टर में अगर देखा जाए तो टाइटन या सेनको गोल्ड ये। तो मतलब ये लॉस बुक करें और यहां से निकलें, ज्यादा लक को टेस्ट ना करें, ऐसा? जी, मेरे हिसाब से तो एक बार निकल जाना बेहतर होगा। क्लियर कट, ठीक है भाई। सोनिया मैम, जवाब शायद मिल गया होगा। मुंबई से वृषाली ठाकुर मैम भी हैं। वृषाली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून जी। वृषाली मैम, यस, आपकी पहली क्वेरी। पहले सवाल है मेरा अडानी एंटरप्राइजेस पे। मेरे 50 शेयर्स हैं, 3,359 के लिए हुए। और ये वृषाली मैम क्यों लिए थे? मतलब लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए थे या कभी लिया था जब ट्रेडिंग वेडिंग का मूड था और मामला फंस गया? क्या इशू था? वैसे थोड़ा फंस गया वो, इलेक्शन के प्रीवियस डे लिए हुए थे वो। पूरी रवानी थी उसमें, वो ले लिए थे अडानी के। तो उसमें और इवेंट को प्ले कर रहा था, ठीक है। हाँ, वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सो आई कैन वेट फॉर 1.5 years, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी नीचे गया है तो क्या करें? नहीं ठीक है, कभी कभी हाँ, कभी कभी हम लोग थोड़े से कैरिड अवे हो ही जाते हैं, या होता है। नहीं होता है, सबके साथ होता है, और फिर रिग्रेट भी होता है बाद में कि लॉजिक के साथ उतरना था, फालतू बहती गंगा में घुस गए, गड़बड़ा गया मामला। राजेश सर रुक जाएंगे अगर आप कहोगे तो। अब लेकिन लिया था वो एक न्यूज़ को, एक इवेंट को प्ले करने के लिए। इवेंट शायद फेवर में गया नहीं हमारे। 450 रुपये का अभी भी लॉस हो रहा है। देखिए, 2 अलग-अलग चीजें, जैसे इन्होंने कहा रवानी आ रही थी और ले लिए, तो वैसे केसेस में जब आप लेती हो ना, तो प्लीज स्टॉप लॉस लगाया करें। ये तो अभी 300-400 ही गया है, कई बार बहुत ज्यादा भी जा सकता है। और दूसरी बात आपने कही कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रुक सकती हैं, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि रुक ही रहें स्टॉक में। कई इवेंट है जो प्ले आउट होने हैं, कई खबरें ऐसे निकल के आ रही कि शायद ये कोई मर्जर वगैरह की अनाउंसमेंट करे आने वाले दिनों में। कहीं भी इन्होंने करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए थे एनसीडी के थ्रू डेट वगैरह कम करने के लिए। तो बहुत सी चीजें हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, तो अगर आप रुक सकती हैं तो रुक ही रहें स्टॉक। एक बार वोडाफोन आइडिया दिखाइएगा। ये जो रवानी यहाँ पे आई थी, सब बहुतों को वहाँ पे भी आई थी। लॉजिक नहीं कह रहा था कि इसमें पैसा डालना चाहिए, पर वो एफपीओ में खूब बड़ा पार्टिसिपेशन आया, फिर वो प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन आया, फिर क्रिएटर्स ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया और इक्विटी में कन्वर्जन करा, सब हुआ। पर आज इवेंचुअली हुआ क्या? पिटते 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 वो जो एफपीओ का इशू प्राइस था 11 रुपए का, उसके भी नीचे इंट्राडे में ये स्टॉक स्लिप हो गया। कहाँ मूव आए थे, कहाँ तगड़े 17-18 तक गया था, और कहाँ आज 11 रुपए के नीचे स्लिप हुआ था, और अभी भी उसी एफपीओ इशू प्राइस के इर्द गिर्द घूमता हुआ। ये है थोड़ा सा लॉजिक के बियॉन्ड। जब आप बहती गंगा में उतरेंगे तो गड़बड़ा जाता है मामला। अच्छा, अगला सवाल रंजना मैम, अगला कौन सा? अगला सर यही नेस्ले का है। नेस्ले का 80 शेयर है सर। 80 शेयर हैं 2,435 रुपए के। यस सर। 2023 के नवंबर में खरीदे हुए हैं। यस। ठीक है। ये तो लंबी अवधि वाला है। लंबी अवधि के हिसाब से सोच के लिया है या मन कर रहा है मुनाफा बांध लूं, ऐसा? इसलिए पूछ रहे थे, अभी चल नहीं रहा था, कभी 24, 25, 24 ऐसा ही चल रहा था। अभी तो चल रहा है आजकल, तो क्या करें, मुनाफा बांध लिया। ये पूछ रहे थे, मतलब हस्बैंड पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं सर, हस्बैंड नहीं। अच्छा। राजेश जी, यार चल नहीं रहा है नेस्ले, क्या करें? रख लें क्या? लंबा वाला है क्या? अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है क्या? बिल्कुल, ये लंबी अवधि के पोर्टफोलियो स्टॉक हैं जो अक्सर बहुत धीमी चाल से चलते हैं, कहने का मतलब होगा, बट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक अच्छी एफएमसीजी की कंपनी है, न केवल एफएमसीजी है बल्कि पेट केयर वगैरह में भी है,
और सारी जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मेट्रोज हो, MIT हो या ई-कॉम हो, सब में अच्छा चल रहा है। इस तिमाही के नतीजे थोड़े गड़बड़ाए हुए थे क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह को लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लंबी अवधि के लिए एक उपयुक्त स्टॉक है, बिल्कुल बनी रहे स्टॉक। उपयुक्त है, लंबी अवधि के लिहाज से बढ़िया है, रखिए। इस तरह के स्टॉक्स पोर्टफोलियो को वाकई स्टेबिलिटी देते हैं। सोनिया मैम, अगला सवाल। हाँ जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। सोनिया मैम। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर मैम, पूछें। सर मेरे पास मजगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के भी शेयर्स हैं, उनको मैंने काफी हाई रेट पे ले लिया है। ये 5580 के रेट पे मेरे पास है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? इसे होल्ड करना चाहिए या अभी सेल कर देना चाहिए? ये तब लिया था जब ये स्टॉक उफान में था, है ना? और हमारे लिए ये सब, हम रिटेल जब घुसे हैं ना, ये डिफेंस में, राजेश सर, ये डिफेंस ही सबको महंगा लगने लगा और वहीं से ठंडा पड़ गया। रेलवे सबको महंगा लगने लगा, ठंडा पड़ गया, हम ही फंस गए। 1500 रुपये नीचे चल रहा है मजगांव डॉक, क्या करूं? नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने नुकसान के साथ काटने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऊंची दाम की खरीद हो गई है, लेकिन ये बात तो तय है कि कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, कल भी कुछ नए ऑर्डर्स आए हैं। लंबी अवधि में पैसे देंगे, बट आपकी थोड़ी सी होल्डिंग पीरियड अब लंबी हो गई है, बने रहे स्टॉक में। ओके, वृषाली मैम, अगला सवाल। जी, मेरा अगला सवाल है IRFC पे। IRFC के मेरे पास 400 शेयर्स हैं। ओके। और आपको 200 भेजे हैं, लेकिन 400 है मेरे पास। ठीक है। और 196.50 की खरीदी है, परचेज है मेरा। ये भी इंस्टेंटली अपडेट कर दिया हमने, 400 शेयर हो गए, पर शेयर 40-41 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या पूछूं, निकलना है या बने रहूं, स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, ऐसा पूछूं या सवाल कुछ और है? चलिए राजेश सर, क्या करा जाए भाई? 40 रुपए का IRFC में लॉस, अपन रेलवे और डिफेंस की बात कर रहे थे, आ गया रेलवे स्टॉक। वही कहानी है, सेम टू सेम जो डिफेंस में हुई। ऊंचे के दाम में रिटेल फंस गए हैं, अब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। इतनी बड़ी अब जो वैल्यूएशंस आए वो कंफर्टेबल हो गए हैं कि अभी भी नहीं हुए? नहीं, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से बोला जाए तो अभी भी महंगे, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन क्या है कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। रेलवे में जिस तरीके के नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, नए डेवलपमेंट्स अनाउंस हुए हैं, तो उसमें ये फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी कंपनी है जो रेलवे वगैरह को फाइनेंस करती है, एसेट क्वालिटी का कोई इशू ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये बनी रहे स्टॉक में, वही लंबी अवधि, थोड़ा सा अपना अवधि थोड़ी लंबी कर दे, बट बनी रहे। अवधि थोड़ी लंबी कर लें, बने रहे। रंजना मैम, अगला सवाल। टाटा स्टील का है सर, 1000 शेयर है, 152 पर खरीदे। टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं, कितने पे खरीदे हैं मैम? 152 पे। 152 की खरीद। अच्छा, इस स्टॉक पे क्वेरी पे आऊं, राजेश सर एक काम करें, पहले SBS स्टॉक पिक ले लेते हैं, उसके बाद टाटा स्टील पे जवाब। डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिएगा SBS स्टॉक पिक की। और राजेश सर बताइए कोई बढ़िया सा लॉन्ग टर्म, अच्छी फंडामेंटल्स, मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी जिस पर आपको अभी भी बड़ा तगड़ा कन्विक्शन हो। देखिए, SBS के हिसाब से अब चूंकि त्योहारी सीजन आ रहा है सामने में, उसके बाद शादियों का सीजन आ जाएगा, तो कुछ मिठास के साथ चालू की जाए तो बलरामपुर चीनी देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो भारत की दूसरी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी चीनी की कंपनी है, जो कि न केवल चीनी में बल्कि एथेनॉल में और कोजन पावर में भी है। और कई इन्वेस्टमेंट उन्होंने नॉन शुगर बिजनेस में किए हैं, थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करने के लिए। 5 डिस्टिलरी यूनिट है जिसकी कैपेसिटी करीब करीब 1050 के LPD की है। और जिस तरीके से इथेनॉल वगैरह की कागजात चल रही है, मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छे खासा ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 करोड़ के आसपास का इन्होंने केपेक्स किया है पॉलीलिटिक एसिड बनाने के लिए, जो कि सिंगल यूज के और अदर प्लास्टिक्स के पर्यायवाची होगा। और आने वाले दिनों में उसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 1 साल का टारगेट अगर पकड़े तो 650 रुपए का आता है। और अगर वो प्लांट चालू हो जाता है जो कि केपेक्स चल रहा है, तो मुझे लगता है वहां से और भी ट्रिगर हो जाएगा।
अच्छा, अब टाटा स्टील ये रखिए, बलरामपुर चीनी, राजेश सर का एक बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर जो आगे चल के अच्छा मुनाफा कमाने का दमखम रखता है। टाटा स्टील का जवाब सर, 1000 शेयर्स हैं, 152 की खरीद। देखिए, बने रहना चाहिए स्टॉक में। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा, पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे, मानसून के कारण से, कुछ चाइनीज इंपोर्ट्स के कारण से जो डंपिंग वगैरह हुई, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी उतनी नहीं हुई इलेक्शन वजह को लेके। बट सेकेंड हाफ हमें लगता है कि अच्छा चलेगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। मानसून खत्म हो चुका होगा, इलेक्शन भी खत्म हो गए हैं, तो ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट जुड़ी हुई हो, स्टील, सीमेंट, इनका थोड़ा सा भविष्य अच्छा लगता है। और टाटा स्टील दिग्गज है अपने इस सेक्टर की, तो यहाँ बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। ओके, इस नोट पर रंजना मैम, वृषाली मैम, सोनिया जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी